हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तम स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार आज फिर एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के मॉडल पेपर 1 करने वाले हैं। तो देखिए, ये मॉडल पेपर आप लोग के सामने है। हम लोग इसका मॉडल पेपर का सेट 1 करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, भौतिकी फिजिक्स का हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मॉडल पेपर 1 लाए हैं, सेट 1 लाए हैं, जिसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहेगा उसका हम लोग सीरीज लेकर के आए हैं। आज हम लोग इसमें आगे देखते हैं कि आगे और इसमें क्या का क्वेश्चन रहता है। जो चलिए देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन के हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। कहता है कि पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। क्या किया जाता है बाबू? रखा जाता है। तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। क्या बोल रहा है बाबू? कि उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। तो बाबू, लगने वाला टॉर्क क्या होगा? देखिए तो आप, लगने वाला टॉर्क क्या होगा? तो बताओ, टॉर्क कैसी राशि है? सदिश राशि है। टॉर्क कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो अगर हम देख सकते हैं कि अगर हमको फॉर्मूला लगाना है किसका? टॉर्क का। टॉर्क का फॉर्मूला लगाना है, इसका मतलब है कि दो गो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इसका आंसर होगा, तभी वो सदिश राशि आएगा। अगर हम लोग अदिश सदिश का बेसिक कॉन्सेप्ट भी लगाएं तो हम लोग जानते हैं कि दो गो सदिश का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उससे जो राशि मिलेगा वो अदिश मिलेगा। अगर दो गो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उससे जो राशि प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा? सदिश प्राप्त होगा। तो बताइए कि टॉर्क कैसी राशि है? सदिश राशि। इसका मतलब है कि डॉट वाला तो आंसर होगा नहीं। देखिए, बी में तो ऑप्शन ही नहीं दिले हैं, लेकिन ऑप्शन सी तो होगा नहीं, डिवाइड होगा नहीं। अब बताइए कि पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? पी क्रॉस ई। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बाबू? पी क्रॉस ई। यानी कि जो टॉर्क होगा वो पी मतलब आघूर्ण और ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों के क्रॉस के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए, कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीज गणितीय योग्य क्या होगा? देखो तो बाबू, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीज गणितीय योग्य क्या होगा? तो ये हम देखो किरचॉफ के नियम पढ़े थे, किरचॉफ करंट फर्स्ट लॉ और किरचॉफ करंट सेकंड लॉ। तो किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि किसी जंक्शन पर जितना इनकमिंग करंट होगा उतने ही आउटगोइंग करंट होगा। यानी कि आने वाले धाराओं का सम और जाने वाले धाराओं का सम एक दूसरे के क्या होगा? बराबर होगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो किसी जंक्शन पर बीज गणितीय योग का मान क्या होगा? 0 होगा। यानी कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीज गणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। किस नियम से पता करते हैं? तो किरचॉफ का प्रथम नियम से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बाबू, आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। आप देखिए उसको थोड़ा क्या बोल रहा है जी? बोलता है कि एक धातु, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक धातु का घनत्व डी है। घनत्व कितना है? डी है। विशिष्ट प्रतिरोध कितना है? ई है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग देखे बाबू रो से लिखते थे। कहां से लिखते हैं? रो से। यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध को ई लिख रहा है, ठीक है। इससे एक तार बनाया जाता है। तो क्या किया गया है? तार बनाया है, जिसकी लंबाई कितना है? एल है और प्रतिरोध कितना है? आर है। तो धातु का कितना प्रतिरोध द्रव्यमान होना चाहिए? तो जो देखो, हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं उसके थ्रू ऑप्शन को हम छाटने की कोशिश करते हैं। हम बेसिक सा कॉन्सेप्ट जानते हैं कि प्रतिरोध बराबर होता है रो एल अपॉन ए, जहां आर को ची है प्रतिरोध है, रो को ची है प्रतिरोधकता है, एल को ची है चालक पदार्थ की लंबाई है और ए को ची है क्षेत्रफल है। तो आप देखे को कहीं पे देखो, यहाँ पे आपको रो स्क्वायर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? रो स्क्वायर। तो बताओ, रो ना रहना चाहिए, स्क्वायर रहना चाहिए? नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। यहाँ पर भी ऑप्शन डी नंबर में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? रो का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। यानी रो स्क्वायर तो होना नहीं चाहिए। अगर हम अब लंबाई या क्षेत्रफल घटाएंगे बढ़ाएंगे कुछ भी करेंगे, रो तो रो रहेगा। अभी आपके सामने देखिए, रो का एक ऑप्शन ई दिखाई देगा जिसमें रो लगल है, या कोई ई दिखाई देगा जिसमें रो लगल है, ठीक है। अब देखिए बाबू कि रो एल स्क्वायर डी बटा आर है, एक में रो सी एल डी बटा 2। अब बताओ बाबू, सी कहने से आ गया, इसमें सी का कनु जिक्र है। देखो तो ऑप्शन में कहूं पे जाकर देखो सी है। जब सी है ही नहीं तो सी वाला आंसर होगा कैसे? यानी कि बाबू ये क्वेश्चन का सही आंसर कौन हो गया? 3 का ऑप्शन नंबर ए।
हम आपको ये सिखा रहे हैं कि आप क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज कैसे छांट सकते हैं। पकड़ना सीखिए कि क्वेश्चन अगर हमारे सामने ये आ जाएगा तो इसको हम कैसे छांटेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बताओ सेल का विद्युत वाहक बल मापने के लिए कौन उपकरण का उपयोग करेंगे? तो सामने ऑप्शन है धारा मापी। धारा मापी से तो करंट मापते हैं। गैल्वेनोमीटर। सबसे बढ़िया अगर एक में बात करल जाए कि अगर हमको वोल्टेज नापना है तो किसके द्वारा नापेंगे? विभव मापी द्वारा। किसके द्वारा नापेंगे बाबू? विभव मापी द्वारा। विभव मापी को इंग्लिश में आप बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। तो अगर कोई कह रहा है कि हम विभव नापेंगे तो विभव के लिए यहां पर एकदम सुटेबल आंसर कौन है? विभव मापी। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विभव मापी में तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु क्या होता है? अरे बाबू तार की लंबाई को तुम क्या किया? बढ़ा दिया। अब बताओ कि अगर कोई विभव मापी उपकरण में इतना बड़ा तार लगल था, ए बी इतना बड़ा, तुम तार की लंबाई को क्या किया? बढ़ा दिया। यानी कहने का मेरा मतलब है कि ए ही है लेकिन बी को तुम यहां तक ला दिया तो लंबाई होकर क्या हो गया? बढ़ गया। तो जब बताओ जब यहां पर ही था तो संतुलन बिंदु इस ऐसे बीच में रहेगा। अब लेकिन लंबाई बढ़ा दिया तो संतुलन बिंदु कुछ इस प्रकार से रहेगा कि ना? यानी कि संतुलन बिंदु भी क्या होगा? जिस तरह से तुम लंबाई का आकार बढ़ाएगा संतुलन बिंदु भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी क्वेश्चन का ऑप्शन देखो तो कम है। कहता है कि बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो कैसे प्राप्त होगा? कम लंबाई पर अधिक लंबाई पर। एकदम सही पकड़ा गया। कहां प्राप्त होगा बाबू? अधिक लंबाई पर। यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कौन हो गया? बी। अब हम लोग आओ 6ठा नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग बाबू क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि E1 E2 क्या बोल रहा है बाबू? E1 E2 विद्युत वाहक बल वाले दो सेल एक विभव मापी के तार के क्रमशः L1 L2 लंबाई पर संतुलित होते हैं। कौन लंबाई पर संतुलित होता है रे बाबू? L1 L2 लंबाई पर संतुलित होता है। तो लंबाई पर संतुलित, तो बताओ कि कौन सा संबंध है जो इसमें सही है? आपके सामने ऑप्शन है कि E1 गुने E2, E1 गुने E2 बराबर L1 गुने L2 सही है, कि E1 बटा E2 बटा में L1 बटा L2 सही है, कि E1 बटा E2 L2 बटा A1 की स्क्वायर में सही है। तो अब देखो अभी तो हम बोले कि अगर लंबाई बढ़ावेगा तो संतुलन बिंदु भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि समानुपाती है दोनों में संबंध। यानी कि दोनों के में कैसा संबंध है? समानुपाती का। कैसा का संबंध है? समानुपाती का। यानी कि E1 समानुपाती L1, E2 समानुपाती L2। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन हो गया? बी। अब चलो हम बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 7 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? पढ़ के देखो। कहता है कि तांबे का एक वलय क्षैतिज रखा गया है। कैसे रखा गया बाबू? क्षैतिज रखा गया है। उदग्र अक्ष के एक दंड चुंबक वलय के ऊपर से छोड़ दिया जाता है, तब क्या होगा? दंड का त्वरण जी होगा, कि तांबे का तार ठंडा होता जाएगा, कि दंड का वेग ऊपर दिष्ट हो जाएगा, कि दंड का त्वरण जी से कम हो जाएगा। यानी देखो कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन का सेंस हम पकड़ते हैं। कहता है कि तांबा का एक वलय है। मान के चलो तांबा का कोई एक वलय मतलब रिंग की तरह, इस तरह से वो तांबा का बना हुआ वलय है। ठीक है। उदग्र अक्ष के एक दंड चुंबक वलय के ऊपर छोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब है कि नीचवा में ऐसे कोई एगो वलय हम ऐसे रखे हुए थे। यानी कि ये चुंबक के बंधल है। काची के बंधल है? चुंबक के। अभी कोई चीज है तांबा के, तो तांबा चुंबक को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा। और आकर्षित करने के कारण क्या होगा बाबू? कि इसका आकर्षण बल के कारण जो जी के मान होगा उसमें इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसी बात को ही साबित करने के लिए हमको बोल रहा है। तो देखते हैं कि अगर तांबे के एक वलय जो ऊपर रखा हुआ है और एक नीचे में उसका चुंबक रखा हुआ है तो छोड़ दिया जाता है, तब दंड के त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि जो त्वरण लग रहा है वो पृथ्वी के द्वारा लग रहा है ना, तो पृथ्वी के द्वारा उस दंड पर भी त्वरण कितना लगेगा? जी लगेगा। यानी क्वेश्चन का आंसर कौन हो गया? एप्पल। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। बताओ बाबू क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? तो याद रखो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य।
कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवधारणा में धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर होता है। कलांतर मतलब है कि फेज डिफरेंस, कला में अंतर कितना है, यानी कौन किसको से कितना आगे बढ़ के चलेगा या कौन किसको से कितना पीछे होके चलेगा। तो देखो बाबू, अगर प्रत्यावर्ती धारा में हम अनुनाद की बात करते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ कुछ इस प्रकार से थोड़ा देखने को मिलता है। तो बताओ, करंट का ग्राफ है और जो वोल्टेज का ग्राफ है एकदम एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल चलता है। कैसे चलता है, पैरेलल, मतलब जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे उसी अनुसार वोल्टेज का भी मान का होगा, बढ़ते जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि दोनों के बीच में तुमको कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो बताओ, जब कोई अंतर नहीं रहेगा तो कलांतर कितना होगा, शून्य होगा। कलांतर कितना होगा, शून्य। अब चलो बाबू अगले क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि प्रेरकत्व एल में बहने वाली धारा आई के कारण गतिज ऊर्जा का मान होगा। देखो, तो हम गतिज ऊर्जा का जो बेसिक फार्मूला जानते हैं हम उसी से तुमको इसको सिखा देते हैं। गतिज ऊर्जा के फार्मूला तू क्या जानता है कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है बाबू, हाफ एम वी स्क्वायर। अब दिमाग लगाओ कि इस पैटर्न में थोड़ा दिखाई कौन दे रहा है। इस पैटर्न में देखो, एल स्क्वायर आई स्क्वायर, हाफ तो लगल है लेकिन दोनों पर स्क्वायर है। दोनों पर स्क्वायर हमको नहीं चाहिए, एगो पर स्क्वायर चाहिए, एगो पर स्क्वायर नहीं चाहिए। देखो एल आई केकरो पर स्क्वायर न है, एहू नहीं होगा। ऑप्शन काटेला सीखो कि कैसे ऑप्शन के हम क्लोज पहुंच सकते हैं क्वेश्चन के। तो बताओ, तुमको दिखाई कौन दे रहा है, गतिज ऊर्जा यानी हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि प्रेरकत्व को एल बोल रहे हैं और धारा को कितना बोल रहे हैं, आई, यानी एम वी स्क्वायर के पैटर्न का दिखाई दे रहा है कि ना। यानी कहने का मेरा मतलब है बाबू कि प्रेरकत्व एल में बहने वाली धारा के कारण गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा, 1/2 एल आई स्क्वायर। यानी क्वेश्चन नंबर इसका आंसर कौन हो गया, बी। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 11 कहता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होती है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो शक्ति व्यय होती है वो किसके कारण होती है बाबू, तो केवल और केवल प्रतिरोध के कारण। किसके कारण, केवल और केवल प्रतिरोध के कारण। यानी इस 11 नंबर का आंसर कौन हो गया, ए वाला। कहता है कि अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक होता है। बहुत बार बता चुके हैं क्लास में कि अननोन प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। का होता है, हेनरी। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी। अगर तुमसे पूछ दे कोई कि वेबर किसका मात्रक है, कोई पूछ दे कि बताओ ओम के कर मात्रक है, कोई पूछ दे कि गॉस के कर मात्रक है, तो बाबू चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वेबर। अब वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक। यानी कि बताओ ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध के मात्रक होता है। अब बहुत बढ़ जाते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कहता है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा की यथार्थ तथा आभासी शक्ति क्रमशः होता है। यथार्थ मतलब रियल वाला, आभासी मतलब अपेरेंट, मतलब जो हम लोग मान के चल रहे हैं उसको बोलते हैं आभासी। यथार्थ मतलब एकदम सही वाला, राइट वाला, यानी कि जो तुम एक्चुअल में है, क्या चाहिए बाबू, जो ट्रू है, जो कुछ है ट्रू है। और अपेरेंट मतलब हम लोग माने हुए जिसको है। तो पूछता है कि बाबू देखो पी ट्रू यानी कि शक्ति कैसा वाला चाहिए, ट्रू वाला चाहिए, और पी अपेरेंट मतलब आभासी वाला शक्ति चाहिए। तो दोनों का शक्ति गुणांक कह रहा है। तो बाबू जब जब गुणांक कहता है तो दोनों को भागा दे देते हैं कि ना। जब जब तुम गुणांक निकालता होगा तो दोनों रेशियो को क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। यानी डिवाइड वाला ऑप्शन में से तो प्लस वाला ऑप्शन काट दो, जो गुना वाला वो भी काट दो। अब तोर मन में है कि ई वाला ई बटा ई होगा कि ई बटा ई होगा, तो बताओ ट्रू वाला रहेगा ऊपर और अपेरेंट वाला कहाँ रहेगा, नीचे। यानी कहने का मेरा मतलब है बाबू कि 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया ये कि बाबू वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। तो वास्तविक शक्ति को क्या कह ले, पीटी, आभासी शक्ति को क्या कह ले, पीए। तो बाबू 13 का कौन सा आंसर कौन हो गया, ए। अब हम लोग बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, नंबरिंग उसका मीटर हम लिख दे रहे हैं। देखो 14 नंबर कहता है बाबू, 14 नंबर ये है 14 नंबर कहता है कि इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। आपके सामने जो 4 गो ऑप्शन दिया है इसमें से किसका जो तरंगदैर्घ्य है वो क्या है, न्यूनतम है। मतलब एक्स किरण के, गामा किरण के, माइक्रो तरंग के, रेडियो तरंग के। तो इसको तुमको हम समझना सिखा रहे हैं। बताओ बाबू तरंगदैर्घ्य केकरा बोलते हैं। तो तुम बोलेगा कि सर तरंगदैर्घ्य तो ऐसे बोलते हैं कि किसी भी तरंग में शीर्ष और 2 लगातार शीर्ष या 2 लगातार गर्त, जैसे ये शीर्ष हो गया ये भी शीर्ष हो गया,
तो दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, दो शीर्ष के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तरंगदैर्ध्य बोलते हैं, जिसको लैम्डा से दिखाते हैं। तो दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तरंगदैर्ध्य। अगर बताओ बाबू किसी का तरंगदैर्ध्य ज्यादा रहेगा, इसका मतलब है एकदम लंबा लंबा डेंग मारेगा। तो एक तरह से देखो ना, तरंगदैर्ध्य मतलब कि कितना एक स्टेप में कितना उछाल मारता है। जैसे हम लोग अगर रनिंग करते हैं तो एक बार में कितना ज्यादा पैर एक बार में बढ़ा सकते हैं, उसी तरह की तरंग भी बता रहा है कि अगर तरंग चलेगा तो एक बार में देखो एक तरंग है कि ऐसे ऐसे उछाल मार रहा है, ठीक है, और एक तरंग है कि लो इतना बड़ा बड़ा उछाल मार रहा है। तो बोलेंगे कि इसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा है और इसका तरंगदैर्ध्य कुछ है रे बाबू कम है। यानी कि एक्चुअली में हम बात कर रहे हैं कि कौन आराम आराम से जा रहा है, घना घना होके जा रहा है, और कौन तेजी से भाग रहा है। तो वैसा हमको पता कुछ करना है। तो देखो तुमको इसके बारे में पता होगा एक क्वेश्चन कि वेधन शक्ति सबसे ज्यादा होता है गामा के, वेधन क्षमता सबसे ज्यादा क्या होता है, गामा के। यानी गामा किरण किसी को भेद करके तेजी से भाग सकता है। यानी कि मतलब है कि गामा किरण बताओ ढेर मानी एक जगह रहता होगा तब ना किसी को आसानी से भेद के पार होगा। अगर तरंगदैर्ध्य कम रहेगा तो तरंगदैर्ध्य कम है, एक मतलब है कि जब एक अंदर तरंग है तो नजदीक 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 है, तो नजदीक नजदीक है मतलब कि ढेर मानी तरंग एक साथ मिलल रहेगा। तो जब ढेर मानी एक साथ रहेगा तब ना किसी को ये भेद करके आगे निकल जाएगा, उसको चीरते हुए आगे निकल जाएगा। तो बताओ बाबू वेधन क्षमता गामा के ज्यादा होता है कि ना, वेधन क्षमता गामा के ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो तरंग चलेगा एकदम क्लोज होके चलेगा। तो जब क्लोज होकर के चलेगा इसका मतलब है कि इसके तरंगदैर्ध्य की लंबाई क्या रहेगा, कम। यानी बड़ा बड़ा ही डेंग नहीं मारेगा, छोटा छोटा डेंग मारेगा। कैसा डेंग मारेगा, छोटा छोटा डेंग मारेगा। तब क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किसका तरंगदैर्ध्य न्यूनतम है, तो एक न्यूनतम होगा कि ना, तरंगदैर्ध्य न्यूनतम है तब ना ज्यादा तरंग एक साथ है और आसानी से किसी को भेद करके निकल जा रहा है। यानी कि 14 का आंसर कौन हो गया, बी। अब हम आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 15 में। देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है बाबू क्वेश्चन नंबर 15 कहता है देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 15 का कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 अब तुम्हारे सामने बोल रहा है कि एक पतला प्रिज्म है जिसके अब वर्तनांक है 3/2 को हवा से द्रव्य में डुबाया जाता है। हवा से कहां डुबाया जा रहा है, द्रव्य। यानी तुम समझने के तौर पर एगो सवाल समझो कि एगो तुम्हारे सामने पहले से कोई ऐसे प्रिज्म था, ठीक है रे बाबू। अब इस प्रिज्म को पहले हवा में था, ये प्रिज्म पहले कहां से था, हवा में। अब इस प्रिज्म को क्या कर रहा है, कोई ना कोई तुम द्रव्य में डुबा दिया, यानी देखो पानी के अंदर इसको डुबा दिया तुम। इसको अब कहां डुबा दिया तुम, प्रिज्म को अब पानी के अंदर डुबा दिया। अब वही पूछ रहा है कि जब हम इसी प्रिज्म को पानी के अंदर डुबा देंगे तब तुम बताओ हमको कि इसका विचलन कोण के अनुपात दोनों अवस्थाओं में क्या होगा। मतलब जब हवा में था तब क्या होगा विचलन कोण, और जब पानी में डुबा देंगे तब क्या होगा विचलन कोण। तो देखो हम इसको निकालना सिखाते हैं कि विचलन कोण का फार्मूला कैसे होता है बाबू। तब विचलन कोण का फार्मूला होता है डेल बराबर, तुम पढ़ा होगा कि म्यू -1 इंटू में ए, जहां डेल को चीज है विचलन कोण, म्यू को चीज है माध्यम का अपवर्तनांक, और ए को चीज है बाबू प्रिज्म का कोण, ए को चीज है प्रिज्म का कोण। तो एक बार हवा में विचलन निकाल देंगे, अब एक बार कहां निकाल देंगे, जल में विचलन निकाल देंगे। कहां निकाल देंगे बाबू, पानी में एक बार विचलन निकाल देंगे, और एक बार कहां निकाल देंगे, हवा में विचलन निकाल देंगे, ए में, एयर में। एक बार एयर में विचलन निकालेंगे और एक बार कहां निकालेंगे, जल में विचलन निकालेंगे। तो जब बाबू यानी कि देखो जब हम यहाँ पर ही हवा में विचलन निकालेंगे तो आप वर्तनांक लेंगे हवा से कांच वाला, किसको लेंगे, हवा से कांच वाला। और जब पानी में विचलन लेंगे तो हम कहां से कहां रे जाएगा, तो जल से कांच में। कहां जाएगा, जल से कांच में। यानी रे देखो पहले रे जाएगा जल में और जल से फिर कहां प्रवेश करेगा, कांच में। यानी कि एक बार तुमको निकालना पड़ेगा बाबू W म्यू जी, और एक बार चाहिए तुमको A म्यू जी। जब हवा से कांच में रहेगा, जैसे देखो हवा है अभी सीधे कांच है तो यहां पर ही लगेगा A म्यू जी। ये देखो है पानी से कांच है तो फार्मूला कौन लगेगा, W म्यू जी। यानी एक बार तोरा यहां पर ही बैठा देना है A, एक बार तुमको बैठा देना है रे बाबू यहां पर ही A म्यू जी। एक बार तोरा यहां अगर हम W में निकालेंगे तो तुमको कैसा बैठाना है रे बाबू, W म्यू जी -1 W म्यू जी, और माइनस में क्या करना है 1, W म्यू जी माइनस में क्या करना है 1 और इंटू में A। तो A से तो ये कट जाएगा, जो भी खेल है जो A म्यू जी -1 का और W म्यू जी -1 का। तो देखो फॉर्मूला में क्या दिले है, प्रिज्म के अपवर्तनांक दिले है, इसका मतलब है कि रियलिटी में क्या दिले है,
तुम्हारे सामने अगर ये प्रिज्म का अपवर्तनांक देले है बाबू, यानी रियलिटी में का देले है प्रिज्म का यानी कि एक तरह से देले है ए म्यू जी, का देले है ए म्यू जी, कितना देले 3/2। हवा से द्रव में देले है, यानी कि हवा से द्रव का देले है, मतलब ए म्यू डब्ल्यू देले है, का देले है ए म्यू डब्ल्यू। तो हमको पहले निकालने पड़ेगा बाबू डब्ल्यू म्यू जी, क्योंकि डब्ल्यू म्यू जी निकालेंगे तब ना यहाँ बैठावेंगे। तो तुम फार्मूला पढ़ा होगा ऐसे कि ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू डब्ल्यू इक्वल टू का होता है 1, का होता है 1। ए म्यू डब्ल्यू का वैल्यू पता है तुमको रे बाबू? हाँ, कितना 5/4, रख दो 5/4 गुने डब्ल्यू म्यू जी। तो बाबू डब्ल्यू म्यू जी तो हमको निकालना ही है, ये तो मेरा डिजायर्ड है, डब्ल्यू म्यू जी निकालना है। जी म्यू डब्ल्यू देल है, जी म्यू डब्ल्यू को तो तुम बोलेगा ए म्यू डब्ल्यू डब्ल्यू म्यू जी म्यू का हो जाएगा ए ना, जी म्यू का हो जाएगा ए, जी म्यू वे दिल है तो बोलेगा कि ना ए म्यू जी दिले है, तो ए म्यू जी दिले है तो जी म्यू वे का होता है उलट जाता है, यानी कि 3/2 है तो कितना हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा बाबू 2/3। यानी तुम देखो यहाँ से तो इक्वल टू रहेगा 1, इक्वल टू 1 रखेगा तो डब्ल्यू म्यू जी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी डब्ल्यू म्यू जी का वैल्यू कितना आ गया बाबू, डब्ल्यू म्यू जी का वैल्यू कितना आ गया, डब्ल्यू म्यू जी का वैल्यू ये 3 दूनी 6 ऊपर और 5, यानी 6 कितना हो गया 5। अब वैल्यू पुट कर दो, ए म्यू जी का वैल्यू कितना निकाला था, ए म्यू जी का वैल्यू 3/2, तो 3/2 माइनस में 1 बटा 6/5 माइनस 1, क्या करेंगे बाबू 6/5 माइनस 1, देखो क्या करेंगे 6/5 और माइनस में 1, क्योंकि ए से ए कट जाएगा तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो 3/2 में से 1 जाएगा तो बटेगा 1/2, 6/5 में से 1 जाएगा तो 1/5 बटेगा, यानी एक ओवरऑल आंसर कितना आने वाला है 1/10। ऑप्शन में ना दिले है मतलब तुम सुधार कर लेना, एक आंसर का आने वाला है बाबू 1/10। ये बढ़िया क्वेश्चन था, देखो लंबा तनी क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगा, जिसको भी जिसको डाउट लगेगा एक आध बार और थोड़ा सा वीडियो को तुम देख लेना। चलो हम आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किसी समबाहु त्रिभुजाकार आधार के प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक है तो इस प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कौन होगा। अरे बाबू, अगर समबाहु है इसका मतलब है कि तीनों भुजवा के बीच में कै डिग्री के कोण बनेगा, तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, कितना कितना डिग्री 60 डिग्री, तब विचलन कोण के भी मान कै डिग्री का होगा 60 डिग्री के होगा, यानी क्वेश्चन का आंसर कौन हो गया डी। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। तुम देखता होगा कि अगर तुम पानी के बुलबुला लो और उसको हवा में ऐसे फुलाओ, सरफ वाला पानी ले करके पैपा में, और तू ऐसे खेलता होगा, देखता होगा कि जो बुलबुला दिखाई देता है कैसे देता है, रंगीन दिखाई देता है। तो वही वाला बोल रहा है कि एकदम पतला फिल्म रे, बताओ पानी के जो लेयर रहता है कितना पतला रहता है, तो पतला फिल्म में रंग जो तुरा दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई दे रहा है, तो बाबू वहां पर जो घटना घटता है उसको बोलते हैं व्यतिकरण की घटना। किसकी घटना बोलते हैं, व्यतिकरण की घटना। यानी कि एक पतले फिल्म के लिए रंग का कारण क्या है बाबू, तो व्यतिकरण। क्या चीज है, व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक उभयोत्तल जिसका अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5 के प्रत्येक तल की वक्र त्रिज्या कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता होगी, क्या बोलता है बाबू, लेंस की क्षमता होगी। तो देखो इस प्रकार से तुम पढ़ा होगा कि उभयोत्तल है मतलब कि दोनों तरफ कैसा, दोनों सतह कैसा रहेगा, उत्तल रहेगा। यानी कि एगो का फोकस दूरी अगर हम एगो को वक्र त्रिज्या R1 को हम 20 सेंटीमीटर प्लस में, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 20 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, और हम अपवर्तनांक 1/f बराबर फॉर्मूला का जानते हैं, 1/f बराबर जानते हैं म्यू -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, जानते हैं कि ना। देखो म्यू का वैल्यू कितना रख दो, म्यू दे लेना 1.5 माइनस 1, यानी बचेगा कितना 0.5, 1.5 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 0.5। अब देखो 1/R1 और माइनस 1/R2, तो 1/R1 मतलब 1/20, माइनस है यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/20। जब इसको तुम सोल्व करेगा रे बाबू तो देखो ना कि 0.5 गुने 1 यानी कि 2/20, पॉइंट हटाएगा तो नीचे में 10, 5 दूनी 10 से 10 कट गया, यानी 1/20। 1/20 आया जो कोचिंग में आया, सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर में, अगर मीटर में चेंज कर रहा है तो 100 से गुना कर देते हैं, 20×5 100, यानी कितना आ गया 5। अगर बताओ 1/f को ही तो p कहते हैं ना, तो p बराबर 1/f माने p बराबर कितना हो गया 5 डायोप्टर, यानी क्वेश्चन का आंसर कौन हो गया ए। 18 नंबर क्वेश्चन कौन सा बाबू ए।
अब देखो हम 19 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, कहता है कि विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता की असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष, यानी कि कॉर्निया के वक्रता में कोई गड़बड़ आ जाता है, यानी कहीं पे कॉर्निया धस गया है और कहीं पे कॉर्निया का हो गया उठ गया है। जैसे कहने का मतलब है बाबू वक्रता हम कह रहे हैं, इसका मतलब कौन चीज है, वक्रता हम कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वक्रता यानी कि इस प्रकार से कार्वेचर, ऐसे कार्वेचर है ना, लेकिन ये कार्वेचर ऐसा ना रह के इरेगुलरिटी ऐसे हो जाए लो, यानी कि कॉर्निया के वक्रता में क्या हो गया है, गड़बड़ आ गया है, तब उसके कारण जो दोष होता है उस दोष को हम क्या बोलते हैं, अबिंदुकता। इस दोष में व्यक्ति क्या करता है, या तो हॉरिजेंटल वाला बढ़िया से देखेगा तो वर्टिकल वाला बढ़िया से ना दिखेगा, और अगर वर्टिकल वाला बढ़िया से देखेगा तो हॉरिजेंटल वाला बढ़िया से ना देख पाएगा। इस दोष को हम क्या बोलते हैं बाबू, अबिंदुकता। इसको दूर करने के लिए हम बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आ जा 20, कहता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। बताओ बाबू, समतल दर्पण तो ऐसे प्लेन रहता है कि ना, बताओ वक्रता मतलब एक मुड़ाव, मुड़ाव बताओ कितना बड़ा का सर्किल में से मुड़ा होगा कि एकदम सीधा दिखाई दे रहा है। वक्रता मतलब ऐसे मुड़ाव, एक में कुछ मुड़ाव दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि वक्रता एकदम का रहेगा, अनंत रहेगा, वक्रता का रहेगा अनंत रहेगा।